कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, माखनलाल बिंद्रू जी की हत्या हुई है, उसके बाद स्कूल टीचर्स की हत्या हुई है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इन हत्याओं की वजह से एक डर है वैली में, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है खासकर उसमें डर है, और एक बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ है। मतलब लोग यहाँ से जो कश्मीर में रह रहे थे, पंडित खासकर, वो बाहर गए हैं। कुछ लोग इसको सेकंड एक्सोडस भी कह रहे हैं। एक नंबर भी दिया जा रहा है, कहीं कहीं छप रहा है कि 1400 लोग वैली छोड़कर चले गए हैं, जो पहले से 90s के दौर में जो नहीं गए थे वो भी चले गए हैं। ऐसी चीज़ें कई सारी आ रही हैं। इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है, सब अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे रहे हैं। लेकिन धरातल पर चीज़ें क्या हैं, असल में कितने लोग यहाँ से गए हैं, कितने लोग यहाँ पहले से रह रहे थे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं संजय टिक्कू जी के साथ हूँ। आप कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आपने सर 90 का दौर भी देखा है, जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई, जिसको फर्स्ट वेव मिलिटेंसी कहा जाता है। एक पैरेलल खींचा जा रहा है कि वो जो 90s में जो चीज़ें हुई वही अभी हो रही हैं। मैं सारी चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि क्या वो 90 के दशक से अभी तुलना होनी चाहिए, अभी जो चीज़ें हो रही? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 90 में जिस हिसाब से चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसके बाद उसी दौर में चुन चुन के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स थे उनको मारा गया। तो और जो स्कूल में हुआ, जैसे आज की डेट में जो स्कूल में हुआ, तो वो हमें याद दिलाता है 1990 वाला 1990। ठीक है, अब आज 1990 में सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे। ठीक है, तो अगर वो समय ये होता तो हो सकता था कि इतनी किलिंग्स भी नहीं होती और कश्मीरी पंडित यहीं पे रहते। लेकिन जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों को धड़ाधड़ मारा गया, काटा गया, और मैंने कहा कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, मुस्लिम पॉलिटिकल वर्कर्स को, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जहाँ पे अगर मेजॉरिटी मुस्लिम है, माइनॉरिटी हिंदू है या सिख है, अगर उस माइनॉरिटी में एक भी किलिंग होती है मेजॉरिटी की तरफ से, ये नेशनल कुदरती एक फिनोमेना होता है कि मेजॉरिटी सारी, माइनॉरिटी सारी डर में आ जाती है। तो वही डर आज की डेट में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं कश्मीर में, सब डरे हुए हैं। अब हमें कैसे, मुझे क्यों लग रहा है 90 वापस आ गया, वो समझने की कोशिश कीजिए। 90 में इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तो 3 ही किलिंग्स हुई है। ठीक है, 90 में एक दिन में 50 किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की, पूरे कश्मीर में। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन में 50 किलिंग हुई है। हमारे पास डाटा है जो हमने बहुत मेहनत करके कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्यों लग रहा है कि 90 वापस आ रहा है, मतलब मेरे एज जैसे के लोगों के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो छुपी मेजॉरिटी ने उस समय धारण की थी, वही छुपी आज के डेट में भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 90 वापस, कहीं ना कहीं पे 90 वापस आ रहा है। चुप्पी वाली बात को मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं वो कंडेम कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएंगे तो जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ जो लोग हैं वो भी इस घटना को कंडेम कर रहे हैं। तो अब चुप्पी का मायने क्या है, मतलब किस तरह की चुप्पी की आप बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, कंडम आपके लिखने, या मेरा सवाल अगर मैं थोड़ा रिफ्रेम करूँ तो क्या और ज़्यादा मुझे आपके समझ आ गया, इतना है जी। मुझे बताइए कि आप कोई वर्ड देगा तो उससे मैं मान लूँ कि वो कंडम कर रहा है। किसी ने सोशल नेटवर्क में लिख दिया रेस्ट इन पीस, हम आपके साथ हैं, तो मैं मान लूँ? नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। और जितनी भी माइनॉरिटीज़, हम वो बेवकूफ़ नहीं है जो 90 में थे। मुझे जो ये कंडमनेशन कर रहे हैं, प्रेस में कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये लोग मुझे सड़क पे चाहिए। जब ये लोग निकल सकते हैं बुरहान वानी के वक्त मरने के बाद हज़ारों में, आज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए अलग से, मुझे उनके साथ कुछ नहीं है, मुझे आम जनता की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जब वोट के लिए आती हैं तो मेरे घर भी आती हैं, मुसलमान के घर भी आते हैं। आज क्यों नहीं आ रही मेरे घर एन मास में? मुझे 50 बंदे नहीं चाहिए। अगर कश्मीर में 60 लाख मुसलमान रह रहे हैं, मुझे कम से कम 45 लाख लोग सड़कों पे चाहिए, तब मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग
मैं मानूंगा हाँ मैं कश्मीर का हूँ और कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं वो मेरे साथ है। ये मैं आज की डेट में ये मैं बाई नहीं करूँगा। और मैंने सबसे कहा है कि जब तक आप लोग नहीं निकलोगे तब तक ये मुझे 3 दिन में आप जवाब दीजिए, अगर नहीं जवाब होगा तो यहाँ से पलायन होगा। मैंने सिक्योरिटी वालों को भी आया, अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं हुई, अगर एक भी किलिंग हुई माइनॉरिटीज़ की यहाँ पे, तो पूरे देश में खड़ा करके दूंगा मैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो 90 फिर से वापस आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ के मुसलमान को जम्मू दिल्ली को या बेंगलोर में मारा जाए मेरे नाम के ऊपर कि आपने संजय तिको को मारा है। मैं वो नहीं चाहता हूँ 90 का। मैं गोधरा कांड नहीं चाहता हूँ फिर से मेरे नाम पे। तो ये जिम्मेवारी है सब लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों को भी और यहाँ के मेजॉरिटी को भी, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, यहाँ के जर्नलिस्ट को भी, आप जैसे लोगों को भी, ठीक है, जो मीडिया चलाते हैं, कि वो सच दिखाए जो सच है, वो मत दिखाए जिससे मैं मारा जाता हूँ और आपकी रोटी सेक रहे हो, मेरे खून पे आप रोटी सेक रहे हो, यहाँ के सिविलियंस के ऊपर आप रोटी सेक रहे हो, यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं जो अपनी जान देते हैं उनके ऊपर पूरा राष्ट्र रोटी सेक रहा है। हम वो नहीं करने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी जो सर प्लान की बात कही जा रही है कि अलग अलग नंबर है, कोई 1400 लिख रहा है, कोई और बता रहा है, कितने लोग अभी गए हैं वैली छोड़कर इन घटनाओं के बाद? एक्चुअली यहाँ पे अभी अगर नॉन माइग्रेंट की बात करूँ, यहाँ पे हम 808 फैमिलीज रह रही हैं। सुनिए 808 फैमिलीज में जिन्होंने कभी पलायन नहीं किया 90 में, ठीक है, उसमें से अभी तक जो हमारे पास जो अथेंटिक रिपोर्ट है, मैं कल तक यही कहता था 30 है, 40 है, 50 है, उतना नहीं है। 7 फैमिलीज अभी तक निकल चुकी हैं, वो भी टेम्परेली वो वापस आ जाएंगी। जैसे ही 7 वो फैमिलीज हैं जो 90s में यहाँ नहीं गई थी, जो परमानेंटली यहीं रह रही हैं, ठीक है। 2008-2009 में एक रिटर्न रिहैबिलिटेशन पैकेज फॉर माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाया गया था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ही ज़्यादा बाहर गई, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, मतलब तो इसलिए उसका कश्मीरी माइग्रेंट्स पैकेज कहा जाता है। तो उसमें अभी तक 4000 के करीब हमारे जो नौजवान हैं जो 90 में यहाँ से चले गए थे, उनको नौकरी दी गई, तो वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, जो ट्रांजिट कैंप हैं, जैसे शेखपुरा है, इसी तरह यहाँ के 7-8 ट्रांजिट कैंप है, ठीक है, वहाँ पे उनको एकोमोडेट किया गया। और उसके साथ साथ सबको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, तो जो बाहर थे, बाहर मीन्स इन कैंपों से बाहर जो रह रहे लोग थे, वो एज ए ऑन रेंट पे थे, वो उनमें से अभी तक, इन 4000 में से अभी तक जो हमारे पास जो ये उसमें से 1200 के करीब निकल गए हैं। लेकिन 1200 इसलिए निकल गए क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं वहाँ के ये नहीं है कि एक पूरा ही हवा खड़ा करके रखा है खाली मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में वही कश्मीरी पंडित एक मुसलमान के अफसर के अंडर ही काम करता है, तो उसने उसको कहा बेटा या बेटी निकलो 10 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट इज़ ए वर्बल ऑर्डर, ये कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। दैट उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोग भी, अच्छे मुसलमान भी कश्मीर में हैं, जो आज की डेट में भी कंसर्न है माइनॉरिटीज़ के लिए। अभी की जो घटनाएं हुई इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई निर्देश इस तरह के मिले आपकी सिक्योरिटी को लेकर कि बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहना है, इस तरह की चीज़ें? देखिए जी, अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में पिछले 30 साल से रह रहे हैं और हमें पता है अब कि हमें इन जैसे हालातों में कैसे रहना है। हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, इतना है, गवर्नमेंट वर्चुअली फेल टू प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट टू मतलब इसको रोकने के लिए वो फेल हुई, गवर्नमेंट फेल हुई। डिस्पाइट ऑफ दैट कि हमने इनको कम्युनिकेट किया था, इनडायरेक्टली इनको कहा हमने कि हमें आपसे बात करनी है। मैं नहीं कहूँगा, हमें पता था ये कि ये, लेकिन हमें कुछ
सुगंध सी आ रही थी। आप कह रहे हैं कि एक एप्रीहेंशन था पहले से। एप्रीहेंशन था हमें जून से। हाँ। तो इसलिए हम एलजी साहब के ऑफिस को मतलब हमेशा महीने में 2 बार 3 बार ईमेल करते रहते हैं कि सभी मोदी जी तो कह रहे हैं ई गवर्नेंस को कर लो, आप कागज़ क्यों जाया कर रहे हो, उससे जो हमारे जो जंगलात वन है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो हम ई गवर्नेंस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। और जिस दिन बिंद्रू साहब की किलिंग हुई उसी रात को 1:45 बजे हमने फिर से मेल लिखी एलजी ऑफिस को कि हमें इमीडिएटली टाइम दीजिए एलजी साहब से मिलने के लिए, और उसकी कॉपी हमने एक एमएचओ को भेजी, ठीक है। तो क्या इतना हो सकता है कि उन्होंने सवेरे जब जो भी ऑफिसर आया होगा, जो भी क्लर्क आया होगा, क्या उसने नहीं देखा होगा? बिल्कुल, ठीक है। अगर उस समय भी हमें समय मिलता एलजी साहब से मिलने के लिए, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको नहीं कह पाऊँगा, जो मैं किसी भी ऑफिसर को नहीं कह पाऊँगा। ये बातें ऐसी होती हैं जो मुझे अपने फ्रेंड सर्कल जो है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, चाहे मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, उनसे हमने, या हम जब निकलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए सवेरे, तो 50 लोगों से बात होती हैं, तो 50 लोग 50,000 बातें करते हैं, तो 50,000 बात में आपको एक बात पकड़नी होती है, ठीक है। और ये भी ये किलिंग क्यों, ये माइनॉरिटीज़ की किलिंग क्यों हुई या पंडित की किलिंग क्यों हुई, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ के मुसलमानों को ये लग रहा है कि जो भी सेंटर करता है, जो कि केंद्रीय सरकार करता है, वो हमारी कहने पे ही करता है। ये इनको एक भ्रम है, ठीक है। जैसे कि दफ़ा 370 को हटाना। आप मुझे बताइए, अमित शाह और मोदी जी इतने कमज़ोर है कि वो मुझसे पूछेंगे, मेरी कम्युनिटी के लोगों से पूछेंगे नहीं 370 हटा दीजिए? वो उनके एजेंडा में पहले से ही था। आज उनके पास मेजॉरिटी है, उन्हें हटा लिया। कल कांग्रेस के पास पूरी मेजॉरिटी होगी, पूरे इसमें हो सकता है 370 वापस भी आ सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिटिक्स में कोई ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। और कंट्री के लिए जिस पार्टी के लिए के हाथ में पावर होता है और फुल मेजॉरिटी में होगा, वो 370 वापस भी ला सकता है, ठीक है। तो ये भ्रम था, दैट्स वाई कि उसी का एक ये रिपरकेशन हुआ कि हमारे बिंद्रू साहब को मारे गए। या ये 100 का एक कहते हैं, मैंने नहीं देखा, कि 100 का एक लिस्ट भी बना है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित भी है, हिंदू भी है, सरदार भी कुछ है, मुसलमान भी कुछ है, ठीक है। तो उस वजह से वो एक डर है, क्योंकि जब तक वो जिन्होंने वो लिस्ट बनाया है, या तो एक र्यूमर मांग रही है कि चलो यार संजय का नाम हम देंगे, बी का नाम देंगे, फिर उसको र्यूमर में डाल देंगे, तो ये कुदरती एक माइनॉरिटी का बंदा है तो ये डर जाएगा, तो यहाँ से चले जाएगा। ये मेरे मोहल्ले वाले ने भी किसी ने किया होगा, हो सकता है, ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है, या दूसरे मोहल्ले वाले ने भी किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नाम आ गया जी पूरे कश्मीर में चल रहा है, मैंने तो किया क्या? हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सोसाइटी को। जी। आप सर कह रहे थे कि एप्रीहेंशन था, एक आहट थी कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। क्या चीज़ें बदल, किस वजह से आपको ये लगा? क्या चीज़ें बदल रही थी? मैंने ये नहीं कहा कि हमें ऑपरेशन था। मैंने ये नहीं कहा कि इस तरह की कुछ और भी एप्रीहेंशंस थी हमारी, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा हमें कौन से इनपुट्स थे, वो क्यों मैं आपको बताऊं? मैंने कल सिक्योरिटी वालों को नहीं बताया, भाई क्यों कहो? ये उनकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेड, एज अ कॉमन पीपल, कि अगर मेरे पास कोई भी छोटी सी चीज़ आती है तो उसको मैं गवर्नमेंट के जो यूटी के जो हेड है वो एलजी साहब है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है, मैं उस तक पहुंचाने की, वो जाने और उनका डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट जाने। लेकिन अगर यही बात में किसी एसएचओ से कहता, आईजी से कहता, हो सकता है कि मेरी जान पे खतरा हो जाए, मैं क्यों अपनी जान पे इतने लोगों के लिए अपनी जान दे दूं, ठीक है। हाँ, हमारा फ़र्ज़ ये था कि हमारे पास कुछ हमेशा सुगंध आती है, ऐसा कुछ नहीं है, सुगंध आती है तो लोगों से बात करके, उनके साथ बात करके, इसलिए हम चाहते थे एलजी साहब से मिलने के लिए।
हो सकता था कि ये अवॉइड हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती थी कि नहीं हो पाया। और अभी भी हम उस गम में, मतलब है सभी है, ऐसा कोई ये नहीं है कि मदनू साहब को मारा गया, ये नहीं है कि दीपक चंद को मारा गया, ये नहीं है कि लेडी को, जो टीचर थी, जिन्होंने एक मुसलमान लड़की को गोद भी लिया था, ये बात नहीं है। ये है कि ये हम सारे, चाहे जितनी भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, पंडित, हिंदू, सिख, ये हम मर चुके हैं, हम फिर से ज़िंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे एक आम समुदाय रहता है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के या बाहर भी, मतलब उनको दोबारा बसाने की भी बात होती है। सिक्योरिटी वाला मैं एक आपको करेक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जिस तरह से टारगेट किया गया कि स्कूल में टीचर है, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो किसी गुट में नहीं है, उनको शायद खतरा भी नहीं लगा होगा कि इस तरह से हो सकता है। तो वो सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए जिसकी आप बात करते हैं कि ताकि वो सेफ हो सके कश्मीरी पंडित? मुझे ना अपनी इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी चाहिए, ना CRP की, ना पुलिस वाले की। मुझे सिक्योरिटी चाहिए जो 90 से पहले मुझे थी, ठीक है? वो थी लोकल मुस्लिम्स की। मुझे वो जैसे सिक्योरिटी चाहिए, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी दफ्तर में हो, चाहे मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्स वाला कितनी देर में मुझे रहेगा, ठीक है? अगर हमने 30 साल निकाले, हमने सिक्योरिटी के बल पे नहीं निकाले, अपने बल पे निकाले। जब इनको पता चला कि अपने बल पे बैठे हैं, तब ये सामने आए। और क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें दूध न दे, चावल न दे, सब्जी न दे, दवाई न दे। जब मैं स्ट्रांग हूँ, अगला वाला बंदा भी स्ट्रांग हो जाता है, वो भी बैकफुट पे आ जाता है। जैसे मैं अपने आप को वीक दिखाने की कोशिश करूँगा, अगले वाला बंदा स्ट्रांग हो जाता है। आई बात समझ में? तो सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। जो बंदा भी आना चाहता है वापस कश्मीर, वो ये दिमाग में लेके नहीं चले कि वो उसके साथ आर्मी हमेशा रहेगी या CRP वाला हमेशा रहेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के। या अमेरिका की बात करिए आप, नहीं है, ठीक है? उसको ये सोच के आना है कि मुझे जो सिक्योरिटी चाहिए, जो उसका इमीडिएट कुलीग है उसकी सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की वेसिनिटी में जो लोग रहते हैं उसकी सिक्योरिटी चाहिए। वहाँ पे पंडित रह रहा हो, सिख रह रहा हो, मुसलमान रह रहा हो, वो सिक्योरिटी चाहिए। आपने 3 जनरेशन कश्मीर में देखी है। ये जो कम्युनिटी की बॉन्डिंग थी, मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की, अब वाली जनरेशन में क्या वो कम हो रही है? अब के जो मुस्लिम्स, मैं कहूँगा कि नहीं, देखो रिलीजियस रिलेशन आप आज की डेट में हिंदुओं में भी है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है? और आपको सिर्फ खाली कश्मीर मुसलमान क्यों दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ खाली इस्लामी क्यों दिखाई दे रहा है? आपको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं? आपको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा जो कुछ हिंदू ग्रुप्स कर रहे हैं, जो हिंदू कुछ कर रहे हैं? आपको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जो शिया कर रहे हैं, जो सुन्नी कर रहे हैं? लेकिन जहाद है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, जैसे ये करते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि हर एक हिंदू को काटना चाहिए। ये भी वही करते हैं, कहते हैं जो हिंदू बाहर मुसलमानों के खिलाफ कहता है। अभी कल एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी जंतर मंतर पे, कश्मीरी पंडितों की, जिन्होंने यहाँ से पलायन किया। क्या ये ज़रूरत थी ये स्लोगन देने की, देश के गद्दारों को गोली मारो को? मुझे बताइए क्यों उन्होंने दिया? उनसे पूछे। अगर उन्होंने ऐसा ही किया, और ये मैं लिख के देता हूं कि एक भी बंदा यहां नहीं आएगा। अगर जो आ रहा है, जो उनकी पॉलिसी बनी है, वो हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। 2007 में हमने 18 साल बाद, हम 3 बंदे हैं, 3 बंदों ने दशहरा मनाया कश्मीर में। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए। और इंडिया ने मुझे आज तक क्या दिया? यही दिया कि मैं 800 कुछ किलोमीटर दूर में अपने घर से, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा हूँ, अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा हूँ, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूँ, अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। ये दिया उन्होंने मुझे।
ठीक है, तो ये उनसे पूछे ना, क्यों वही उसी लेवल पे आ रहे हैं जिस लेवल पे वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं कि उन्होंने कहा यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, ठीक है, वो उसी एंगल पे जा रहे हैं। या बाहर जो कुछ हिंदुता लोग हैं, मैं सारे हिंदू के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी संगठन का नाम भी नहीं लूँगा, वो भी वही कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए पाकिस्तान से। क्या सीखना चाहिए कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो वहाँ पे 7% माइनॉरिटीज़ रह रही थी, अब 0.01% है। वहीं कश्मीर का भी हाल है। एक, अब मरने और मारने के लिए वो किसको मारेगा? पहले तो मैं था, अभी भी मैं ही हूँ, ठीक है ना, अभी भी मैं ही हूँ कश्मीर में। ये सारे चले गए, मान के चलिए, आप इमेजिन कीजिए, ये सारे चले गए। अब जिसके हाथ में ये गन है, ये लग जाती है। फिर पहली किलिंग्स में डर लगता है। आपने बॉर्डर देखा हो, पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या नाम था उसका, अक्षय खन्ना। जब उसको सनी देओल कहते हैं मारो गोली, तो वो उल्टी करता है, वहीं उल्टी पहली गोली से होती है, फिर नशा आ जाता है, टक। ये नहीं होना चाहिए। ये हमें सबको एक सीख है कि आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, वहाँ कौन से हिंदू मारे जा रहे हैं? वहाँ तो मुसलमान ही मारे जा रहे हैं ना। यही हाल हिंदुस्तान का भी होने वाला होगा अगर आज की डेट में हम सारे हिंदू पहले इकट्ठा ना हुए, उसके साथ साथ जितना भी कास्ट सिस्टम है हिंदू में वो ख़त्म ना हो, ये करता जाएगा। एक तो सर मैं ये पैटर्न समझना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों में ये नहीं हुआ था कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए, अब ये क्यों हो रहा है? जो आपकी समझ है, क्या जेनोफोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे 89 में किया गया था कि ताकि ये लोग चले जाएं, या जिस तरह से मस्जिदों से नारेबाजी हुई थी, क्या एक वैसे ही एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे है क्या असल में? मैं कहता हूँ ये आज मैं 90 में जब यहाँ पे ये पलायन हुआ, मैंने हमेशा किया, आप गूगल सर्च कीजिए, मैंने कहा कि इट्स ए फेलियर ऑफ इंडियन स्टेट। उस समय हम 3.5 लाख थे, आज उसका 1% है, 3400, 1% से भी कम है, 3400 है करीब। एंड टुडे या ऑन 5th ऑफ दिस मंथ जब पहली किलिंग होती है कश्मीर, मतलब माइनॉरिटी की, तो इट्स ए इंडियन फेलियर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। क्योंकि 32 साल में इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें कश्मीर में करना क्या है। मार काट से इतनी मार काट हुई, जेन्युइन भी हुई, लेकिन इनोसेंट मैक्सिमम किलिंग हुई। यह मत समझ लीजिए कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वही सच है, सच को कुछ और ही है, ठीक है। ये हमें पता है कि ये सिक्योरिटी फोर्स वाला कैसे निकलता है। उस समय की बात कर रहा हूँ, 90 में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 90 की बात कर रहा हूँ, 2003 तक की बात कर रहा हूँ, ये हमें पता है। लेकिन जब हमारा सिक्योरिटी फोर्स शहीद हो जाता है तो सभी रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं। ये कहते हैं ना कि जब हम आग का गोला अपनी हथेली पर रखेंगे तब इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसका जो एनर्जी होती है, इसका जो पावर होता है, तब समझ में आ जाता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं क्या करेगा ये आग, लेकिन जब आप आग का गोला हथेली पर रखोगे तब समझ में आ जाता है। यही बात वहाँ के यहाँ का हमारे पॉलिटिशियंस की भी है, चाहे यहाँ के हो बाहर के हो, ठीक है। जो हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन जितने भी हैं, या जितने भी सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कुछ कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है ना, जो अपने आप को बड़े दिग्गज समझते हैं, एसी रूम में बैठ के फिर बकवास करने में, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हम इस आग को गोले को कैसे पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है सर। मोदी सरकार की तरफ से मोदी ने, अमित शाह ने, जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, तब कहा गया कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी कश्मीर में, बेहतर होंगी मतलब टेररिज्म कम होगा और जो कम्युनिटी बाहर गई है शायद उसको भी दोबारा बसाने में मदद मिलेगी। आप क्या मानते हैं कि चीज़ें उसके बाद ख़राब हुई हैं या कुछ नहीं बदला, या कैसे देखते हैं इस?
मेरे लिए तो 90 से पहले भी वही सिचुएशन, 90 के बाद भी वही है, 370 से पहले भी वही सिचुएशन थी और 370 हटने के बाद भी वही सिचुएशन है। मुझे कोई चेंज, हमारी कम्युनिटी को या माइनॉरिटी को कोई चेंज नहीं आई। मैं कहता हूँ कि 370 के बाद मेरी आवाज़ को बंद किया गया। ठीक है, बंद किया गया, बंद किया गया। मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है आज की डेट में। न कोई अफसर सुनता है, न कोई पॉलिटिशियन सुनता है, ना हमारे एलजी साहब सुनते हैं, ना हमारे मोदी जी सुनते हैं, ना हमारे अमित शाह जी सुनते हैं, ना हमारे आरएस के भागवत जी सुनते हैं। क्यों सुनेंगे? 370 तो हट गया। चाहे कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित रहे हैं या 3500 रहे हैं, उनके लिए एक ही बात है। तो मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मेरे लिए कुछ चेंज हो तो मैं कहता हाँ, 370 हटने के बाद मैं ज़मीन पे था, मैं आसमान पे आ गया। मेरे पास साइकिल था और मेरे पास आज हवाई जेट है। तो मैं कहता मेरे पास आज की डेट में जो मेरा साइकिल भी था ना, वो भी इन्होंने ले लिया। मतलब चीज़ें ख़राब ही हुई हैं 370 हटाने की। वो आप कह सकते हो। तो क्या सरकार की तरफ से अब होना चाहिए, मोदी सरकार की तरफ से, या अभी कुछ नहीं, मैं उसके बारे में बताऊंगा ही नहीं। मैं क्यों बताऊं? मैं तो रह रहा हूं कश्मीर में, जैसे जिस तरह जीता आया हूं। वो जाने जिनको आना है, जिनको पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है, ये उनसे पूछे, ये मोहन भागवत जी से पूछे। आप सर मेजोरिटी कम्युनिटी के सोशल उनके जो आउटरीच की बात कर रहे थे कि उतना आउटरीच नहीं है जितना होना चाहिए था। सड़कों पर लोग नहीं निकले, वो भले ही अगर निंदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सड़कों पर नहीं निकल रहे, आप कह रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारे मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो खुद ही विक्टिम है, क्योंकि जो सिविलियन किलिंग्स भी इस साल के देखेंगे तो 28 में से 21 तो मुस्लिम कम्युनिटी के। हर एक हिंदुस्तान भी अपना विक्टिमहुड चला रहा है, पाकिस्तान भी चला रहा है, आज के डेट में अमेरिका भी चला रहा है। विक्टिमहुड एक अच्छी बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया, आप इसको कैसे आप तोल मोल के बेचोगे, यह आपके ऊपर है। मैं भी विक्टिम हूँ, तो मैं उनकी बात क्यों करूँ फिर? मैं तो बात करता रहता हूँ, मैं भी तो विक्टिम हूँ ना। ये विक्टिमहुड की बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी। या तो उनको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि हिस्ट्री में हुआ क्या क्या है। फिर हिस्ट्री में ये भी हुआ जब हम यहाँ पे 11 नहीं घर रह गए। ये हिस्ट्री है, कश्मीरी पंडितों के 11 नहीं घर रह गए। उसके बाद उसी 11 घरों ने लगभग 80,000 फैमिलीज बन गई। और उसी 80,000 में कितने हैं हम? 808 फैमिलीज। और यही 808 फैमिलीज अगर ईश्वर ने चाहा 20 साल के बाद ये 16,000 हो जाए, 1600 हो जाएगी या 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम उसी दिमागे पे चलते कि विक्टिमहुड है, कि हमने जी काटा गया, मारा गया, इसको मारा, उसको मारा, तो ये आज की धरती पे आज हम कश्मीर में नहीं होती, ना कोई कश्मीरी पंडित कहने के लायक होता। जो आप आज सभी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहता मैं कश्मीरी पंडित। ठीक है, जो 40 साल पहले निकला, 50 साल पहले निकला कश्मीरी पंडित, वो भी कहता है। लेकिन कश्मीरी पंडित की हमारी अपना इतिहास है, इतिहास के साथ साथ हमारा अपना कर्मकांड है। ठीक है, मैं पैन इंडिया के साथ नहीं हूँ कर्मकांड के हिसाब में। मेरा कर्मकांड एंटायरली डिफरेंट है। मैं शिवरात्रि नहीं मनाता हूँ। अब आप लोग शिव को पूछते हो शिवरात्रि के दिन, मैं नहीं पूछता हूँ। मैं उस दिन मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ। ये कश्मीरी ब्राह्मणों में ही ये कैपेसिटी है कि वो खाने की, और किसी ब्राह्मण में नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें हैं। ऐसे कि नहीं संजय तिवारी को नहीं रहेगा, संजय तिवारी का बेटा होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने 90 में जब हम जाते थे या 2003 तक 8 तक, वो कहते थे हमने दान की है कश्मीर, उसको वो कश्मीरी में कहते हैं अच्छा लव दिस मच। ये अगर कश्मीरी पंडित अगर होगा आपके ऑर्डिनेंस में, वो ये समझ जाएगा। उसका कहने का मतलब है कि हमने दान किया है। अगर दान किया तो 2009 में क्यों आए? अगर आपने दान किया तो आज की डेट में आप गणपति मंदिर में क्यों आते हो? आप खिरवानी क्यों जाते हो?
डर है ना, आज इतना डर था ना बाहर जो चल रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं, एक जो बाहर चल रहा है वहाँ पे हमारा डर इतना है, लेकिन बाहर में डर इतना है। अगर इतना डर है, आज सवेरे एक मंदिर में 8 कश्मीरी पंडित आए थे बाहर से और माथा टेक के चले गए, ना कोई सिक्योरिटी थी ना कुछ था। अगर इतना डर है जो कि मीडिया सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्यों घूम रहे हैं? और उसके बाद वो सोनमर्ग चले गए, क्योंकि उनको इसलिए डर नहीं लग रहा है कि उनका कोई स्टेक नहीं है कश्मीर में। स्टेक 808 परिवारों का कि हमारे बच्चे यहाँ पे है, हमारी फैमिली यहाँ पे है, हमारे जॉब्स यहाँ पे है, हमारा सर्वाइवल अभी यहाँ पे है। आप मुझे कल जेके यूनिट से बाहर हिमाचल किसी भी जगह इन 808 परिवारों के लिए 808 घर दीजिए, खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए 10 साल तक के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि दो मिनट में ये सारे 808 परिवार यहाँ से उठेंगे और बैठेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये हालत है हमारी। फिर भी हमें कहा जाता है कि अगर ये 808 परिवार मरेंगे भी तो हमें कौन सा फ़र्क पड़। या हमारे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं जो बाहर है, जिनके आपने नाम लिए, ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, देखो क्या क्या लिखते हैं हमारे खिलाफ। वो ये भी कहते हैं कि ये मुसलमान बन चुके हैं। ये पन्नू कश्मीर वाला कहते हैं, मैं ऐलान है कहता हूँ, होमलैंड नहीं मिलने वाला है, न कश्मीरियों को आज़ादी मिलने वाली है, न कश्मीरी पंडितों को कोई होमलैंड मिलने वाला है। जो है वही है। क्यों नहीं मिलने वाला है सर, थोड़ा और वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्यों नहीं मिलने वाला, वो दूसरी बात है। मैंने बोला नहीं मिलने वाला, ना उसको मिलने वाला ना इसको मिलने वाला है। तो ये जो संजय टिक्कू जी थे, मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ अमितेश ने कैमरे के पीछे। देखते रहिए लालन टॉप। शुक्रिया।